जी हाँ दोस्तों, आपका फिर स्वागत है इस लाइव क्लास में और लगातार ही लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं हर कॉन्सेप्ट को लेकर। देखिए कुछ मेरे भाई, कुछ मेरी बहन ये कह रही थी कि लाइक स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये कह रहे थे कि सर कुछ टॉपिक बहुत सिंपल हैं, कुछ टॉपिक बहुत हार्ड हैं। भाई एक बात मैं बताऊँ, चाहे सिंपल टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, चाहे हार्ड टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको मेन पढ़ा दूँ। अब जैसे अभी तक 3 क्लासेस आपको सिंपल इसलिए लग रही थी क्योंकि वो सिंपल टॉपिक्स थे। अब ये जो टॉपिक है इसको आप समझने की कोशिश करना है, थोड़ा टिपिकल टॉपिक होने वाला है। कारण क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीजें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ड होती हैं। जैसे आपको अभी तक जो आप काल पढ़ रहे थे वो कौन सा काल था, वो था आपका वैदिक काल या फिर हड़प्पा सभ्यता। लेकिन अब जो आप काल पढ़ रहे हैं इसे हम कहते हैं आरंभिक काल। इस काल को क्या कहते हैं मेरे भाई? इस काल को कहते हैं आरंभिक काल। आरंभिक काल। तो ये जो आरंभिक काल होता है ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच का काल होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? आरंभिक काल। तो आरंभिक काल की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। आरंभिक काल की क्या होती है मेरे भाई? कुछ खास विशेषताएं होती हैं। जब भी आप इस काल को पढ़ोगे तो आपका ये 3 चैप्टर बनाता है। ये काल क्या करता है? आपके लिए 3 चैप्टर बनाता है। कितने चैप्टर्स? 3 चैप्टर्स बनाता है। कौन से वो 3 चैप्टर जो ये बनाता है? एक तो आपका पहला चैप्टर यहाँ पर ये बनता है कि आरंभिक काल में कौन कौन से महाजनपद हुए हैं। तो पहला चैप्टर तो बनता है महाजनपदों से, महाजनपद। तो महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि लाइक मौर्य साम्राज्य के बारे में, थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इसमें तो कल महाजनपद हम कवर कर पाएंगे। इसके अलावा फिर गुप्त साम्राज्य अगर हुआ तो, हालांकि सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा फोर्थ हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके की अर्थव्यवस्था थी, किस तरीके की क्या थी? अर्थव्यवस्था थी। तो एक कंटेंट तो इसका ये बनता है। दूसरी तरफ इसका कंटेंट क्या बनता है? दूसरा बनता है इसका बौद्ध धर्म। एक आता है इसका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आप पढ़ेंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। और इसके अलावा तीसरा आपका बनता है जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, हालांकि इनसे ज्यादातर एक ही क्वेश्चन आता है रिलेटेड। किससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है? शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलता है। डन। इतनी सी बात आपको याद होगी हो तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच का काल है और ये आपकी एक लाइव क्लास है जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतिहास का जो आपका कोड है कौन सा, BHIC 131, BHIC 131, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब चेंज होने वाली हैं। अभी तक आपका काल जो था वो था हड़प्पा सभ्यता वाला। अब आपका जो टाइम पीरियड है वो ये वाला टाइम पीरियड है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ क्या आरंभिक काल है। इसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस समाज में हुए। ये क्या है? समाज में हुए कुछ बदलाव। उस समय समाज में कुछ बदलाव हुए। ये उत्तर वैदिक काल के बाद की बात है। समाज में क्या हुए मेरे भाई? समाज में कुछ बदलाव हुए। उन बदलावों की हम चर्चा करेंगे, जोन जोन से बदलाव हमारे समाज में देखने को मिले। कौन कौन से बदलाव देखने को मिले? सबसे पहली बात तो लोह युग का आरंभ हुआ। किसका? लोह युग। लोह युग का आरंभ हुआ। लोह युग का आरंभ का मतलब यह है कि जब हड़प्पा सभ्यता थी तो लोग, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको नव पाषाण, पुरा पाषाण और मध्य पाषाण युग पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था धातु के रूप में केवल लोग क्या करते थे? औजार में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन फिर जब मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाई थी तो आपको बताया था वो कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसमें कांसे का इस्तेमाल होता था। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का इस्तेमाल होता था? कांसे का इस्तेमाल होता था, जो कि तांबा और टिन के मिश्रण से बनती थी। किससे? तांबा प्लस टिन। तांबा प्लस टिन के मिश्रण से बनती थी, इसे हम क्या कहते थे? कांसा कहते थे। इतनी बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जो लोह युग है, यहाँ पर लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लोहे के हल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और गंगा घाटी में खुदाई होनी शुरू हुई। गंगा घाटी में कृषि का विस्तार हुआ। गंगा घाटी यानी गंगा नदी के आसपास बस्तियां बननी शुरू हो गई। इतनी सी बात आपको क्लियर होगी मेरे भाई। इसके अलावा रुपाई द्वारा खेती करनी शुरू हो गई। अभी तक केवल क्या होती थी? जुताई द्वारा खेती होती थी। रुपाई क्या होती है? धान की रुपाई होती है। आपको पता है जब चावल उगाया जाता है तो उस धान की क्या की जाती है? धान की रुपाई की जाती है। जब पौधे को लगाया जाता है, एक तो बीज होता है, बीज बोना एक अलग चीज है। रुपाई में क्या होता है? छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं रुपाई। तो रुपाई द्वारा खेती अब होना शुरू हो गई। नए राज्य बने और नए साम्राज्य बने। नए राज्यों में मैंने आपको बताया कितने राज्य बने? टोटल 16 राज्य बने। उन 16 राज्यों को हम महाजनपदों के नाम से जानते हैं। जो 16 के 16 राज्य मैं आपको इस क्लास में कराने वाला हूं, क्योंकि एक एक महाजनपद पर अलग अलग टिप्पणी करने के लिए आ जाती है। आपसे डायरेक्ट कहेगा कि मगध पर टिप्पणी करें, ठीक है? तो मगध महाजनपद, इसमें मैं 16 के 16 महाजनपद की मेन बातें आपको बता दूंगा। बाकी तो आपने बुक में पढ़ी ही ली होंगी। डन। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा फास्टेस्ट। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ? जब ये वाला काल शुरू हुआ तो लोग स्थायी निवासी बन चुके थे, तो लोगों ने एक जगह बड़ी संख्या में रहना शुरू कर दिया। तो
धीरे धीरे क्या बनने लगे, महाजनपदों का उदय हुआ। और हर महाजनपद के कुछ लक्षण होते थे जो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि महाजनपद के क्या लक्षण होते थे। फिर बात करेंगे हम किसकी, जानकारी के स्रोत की। जितनी भी जानकारी हमारे पास यहाँ पर है वो ज्यादातर ब्राह्मण ग्रंथों से है, तो इसलिए कई बार ये कहा जाता है कि ये जानकारी कई बार सच हो भी सकती है और कई बार इस पर डाउट भी जताया जाता है। देखिए पूरा प्राचीन इतिहास जो है ये कुछ ऐसे साक्ष्यों पर टिका है जिनकी विश्वसनीयता की पूरी गारंटी कोई नहीं लेता, तो इसलिए कहा जाता है लगभग ऐसा हुआ होगा, लगभग ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्राचीन इतिहास में किया जाता है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि जनपद का मीनिंग क्या होता है। ये आपकी बुक की मैंने कुछ क्लिप्स उठाई हुई हैं ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम बच जाए, मैं आपको यहीं से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। जनपद का मतलब क्या होता है, जनपद का मतलब होता है जहां लोग अपना पैर रखते हैं या फिर बस जाते हैं, जहां लोग अपना पैर रखते हैं या फिर क्या करते हैं, बस जाते हैं, उसे जनपद कहते हैं, बस जाते हैं। जनपद को आज के समय में आप क्या कह सकते हैं, जिला कह सकते हैं। जनपद को क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और बहुत सारे जनपदों को मिलकर बनता है महाजनपद। बहुत सारे जनपदों को मिलकर हमारा क्या बनाया जाता है, महाजनपद बनाया जाता है। तो महाजनपद का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जनपद का एक बड़ा रूप महाजनपद होता है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आकर बस जाते हैं। ठीक है, तो जनपद मतलब जन मतलब लोग और पद मतलब पैर, तो लोगों के पैर जहां पर पड़े और जहां पर लोग आकर बस जाएं तो उसे जनपद कहते हैं। एक बात आपको पता चल गई होगी कि जन का अर्थ तो आपको याद ही होगा, जन का मतलब जनता होता है। वैदिक समाज में इसका अर्थ होता था एक कुल के सदस्य। जनपद का मतलब क्या होता था वैदिक समाज में कि एक कुल के सदस्य, एक परिवार के सदस्य। तो एक परिवार के सदस्यों की बात हो रही है यहाँ पर, कितने परिवार के सदस्यों की, एक परिवार के। पहले ऐसा माना जाता था कि जनपद का मतलब होता है एक परिवार जहां रहता है वो जनपद, लेकिन बाद में इसका मीनिंग चेंज हो गया जिला, जिला यानी डिस्ट्रिक्ट। डन। आरंभिक वैदिक काल में जन के सदस्य क्या करते थे, पशुपालन करते थे, वो पशुपालक समूह के होते थे। तो जनपद में जो लोग रहते थे वो पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। इसके अलावा लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, चेंज हो गया। जनपद के लोग अब क्या करना शुरू कर दिया, जनपद के लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया और वो स्थायी रूप से बसने लगे। वो स्थायी रूप से क्या होने लगे, बसने लगे। और इस प्रकार खेतीहर बस्तियां सामने आई। क्या सामने आई, खेतीहर बस्तियां सामने आई। तो उम्मीद है जनपद का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ जनपद जो थे, पहले जो जनपद हुआ करते थे वो 6ठी शताब्दी बीसीई के आसपास, यानी 600 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, 600 ईसा पूर्व के आसपास वो किसमें कन्वर्ट हो गए, महाजनपदों में कन्वर्ट हो गए। कारण क्या, धीरे धीरे जनसंख्या इनकी बढ़ने लगी। तो महाजनपद क्या है, महाजनपद क्या है, इसका मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जब भी आपसे पूछा जाए जनपद क्या होता है, जब भी आपसे पूछा जाए जनपद क्या होता है तो आप बताएंगे कि सर जनपद होता है जहां पर जन प्लस पद रख दे, यानी जन मतलब जनता, जहां पर जनता क्या रख दे, अपने पांव रख दे। और जहां अपने वो पांव रख देगी वहां पर जनता क्या हो जाएगी, बस जाएगी। वहां पर जनता क्या होगी, बस जाएगी। और जहां पर बहुत बड़ी संख्या में बस जाए, जहां पर जनसंख्या क्या हो जाए, जहां पर बड़ी जनसंख्या में लोग बस जाएं, तो ऐसी जगह को हम कहते हैं क्या, महाजनपद। ऐसी जगह को क्या कहते हैं हम, महाजनपद कहते हैं। तो महाजनपदों की संख्या टोटल कितनी थी, 16। इनके कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूं, पॉइंट वाइज आप लिख लेना। हर महाजनपद पर एक राजा का शासन होता था, हर महाजनपद पर एक राजा का शासन होता था। लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे थे जिन्हें संघ कहते थे, जिन्हें क्या कहते थे, संघ। संघ का मतलब होता है लोगों का शासन। कुछ महाजनपदों पर क्या था, लोगों का शासन था। इन दोनों महाजनपद का एक एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मगध की बात करें तो मगध पर राजा का शासन होता था, जैसे सम्राट अशोक। लेकिन संघ की बात करें तो अगर वज्जी की बात करें तो यहाँ पर लोगों का शासन होता था और वज्जी को संघ कहते थे, वज्जी संघ। डन। और याद रखना लोगों के शासन को पहले, जैसे आज के समय में लोकतंत्र कहते हैं, उसे ओलीगार्की कहते थे। पहले लोगों के शासन को क्या कहते थे, ओलीगार्की कहते थे। इसके अलावा हर महाजनपद की राजधानी होती थी। हर महाजनपद की क्या होती थी मेरे भाई, हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। और इस राजधानी को सामान्यतः क्या किया जाता था, किलेबंद किया जाता था। हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे किलेबंद किया जाता था। हर महाजनपद में लोगों से कुछ राजस्व वसूला जाता था। इस राजस्व से, राजस्व होता है टैक्स, राजस्व क्या होता है, टैक्स। ये जो टैक्स वसूला जाता था इससे वहां की सेना की देखरेख होती थी। इससे वहां की सेना की क्या होती थी, देखरेख होती थी। डन। क्योंकि पैसा कहां से आता है, पैसा तो भाई सरकार के पास टैक्स से ही आता है। तो टैक्स से ही वहां की क्या होती थी, सेना की देखरेख होती थी। इतनी सी बात आपको महाजनपदों के बारे में क्लियर होगी। डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करता हूं नए समूह का उदय। जब हम कौन से काल की बात कर रहे हैं, मैं रिपीट करता हूं, हम बात कर रहे हैं 600 बीसीई से लेकर 600 सीई के बीच की बात, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी की बात कर रहे हैं। तो इस समय कुछ नए समूह समाज में आए। कहाँ आए मेरे भाई, नए समूह समाज में इनका क्या हुआ, उदय हुआ। नए समूह का समाज में क्या हुआ, उदय हुआ। आप कहोगे नए समूह कौन से थे, इनके बारे में हमें थोड़ा सा बता दो। यही 4 नए समूह जिन पर कई बार टिप्पणी करने के लिए भी एग्जाम में आ जाती है। चलिए इन्हें समझने की हम कोशिश करते हैं।
डन। इतनी सी बात अगर आपको क्लियर होगी हो तो मैं एक एक के बारे में बताऊंगा। देखिए घैपति कौन होता है, घैपति में दो शब्द हैं, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो घैपति में आपको दो शब्द दिखाई देंगे, एक तो होता है घै प्लस पति। तो घै का मतलब होता है घर, तो घर का मालिक, जो घर का मालिक होता था पहले उसे घैपति कहते थे। जो आज के समय में सामान्यतः फादर होते हैं, फादर को घर का मालिक या परिवार का मुखिया माना जाता है, उसे ही पहले क्या कहते थे, घैपति कहते थे, परिवार का मुखिया। परिवार का मुखिया, जो परिवार का मुखिया होता था उसे ही घैपति की संज्ञा पहले दी गई थी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा व्यापारी की बात करें तो व्यापारी एक ऐसा वर्ग होता था जो किससे संबंधित होता था, विनिमय से संबंधित होता था, जिसके दो काम होते थे, एक तो लेन और दूसरा देन। लेन देन करने वाले वर्ग को क्या कहते थे हम, व्यापारी वर्ग कहते थे। और ये एक धनी समुदाय होता था। ये कैसा समुदाय होता था, एक धनी समुदाय होता था जो कि व्यापार की क्रियाएं करता था। जो क्या करता था, व्यापार की क्रियाएं। शासक तो आपको पता ही है, इसमें राजा यानी क्षत्रिय जो वर्ण होता था हमारा, ये शामिल किया जाता था, क्योंकि ग्रंथों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे। तो जो आपके शासक थे वो राजा या क्षत्रिय होते थे। इसके अलावा एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो शासक वंश होता था इसका काम होता था शासन करना, शासन करना या फिर नीतियां बनाना, ठीक है, यही इसका काम था। न्याय करना, ये इस वर्ग का काम होता था। अगर बात करें शासित कौन होते हैं, जिन पर शासन किया जाता है, शासित कौन होते हैं, जिन पर शासन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, शासित। और जिन पर शासन किया जाता था वो शासन किसके द्वारा किया जाता था, शासक शासन करते थे, शासन करते थे किन पर, शासितों पर, है ना। अब ये शासित वर्ग कौन था, ये शासित वर्ग होते थे हमेशा किसान। किस पर किया जाता था, किसान या कृषक वर्ग पर शासन किया जाता था, कृषक वर्ग पर शासन किया जाता था। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उम्मीद है चारों नए समुदाय आपको समझ में आ गए होंगे इन ब्रीफ। आपको करना क्या है भाई, अगर आपको ऐसा लगता हो सर यहाँ पर इतना सारा लिखवा दीजिए जितना पेपर में आएगा, तो क्या आप उसे रट के जाओगे, मैं केवल आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, वहां आप चीजों को ताकि बनाकर लिख पाएं। अब क्या आप इनके बारे में बना के नहीं लिख पाएंगे कि व्यापारी कौन होते हैं, शासक कौन होते हैं, शासित कौन होते हैं, थोड़ा बनाना तो आपको आते ही हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आर्ट स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं। और ह्यूमैनिटीज की सबसे बड़ा टैलेंट होता है चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कैसे लिखें, कैसे। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड तो लिखना ही नहीं है, जितना आपसे पूछा गया अगर उतना ही आप वहां बताएंगे तो आप बिल्कुल हानि की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आपको उससे एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश करनी है। जितना आपसे पूछा गया है वो तो आपको बताना ही बताना है, साथ साथ आपको उससे मिलता जुलता भी बताना है। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम आगे की क्लास अपनी शुरू करते हैं। इसी क्लास में मैं आपको 16 महाजनपद भी बताऊंगा मेरे भाई, तो एक एक महाजनपद को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले तो महाजनपद की बात कर लेते, तो मैंने आपको बताया था कि जो महाजनपद थे इनकी टोटल संख्या कितनी थी। महाजनपदों के बारे में आपको 8 पॉइंट बताता हूं, इन्हें आप कर लेंगे नोट। पहला पॉइंट, जनपद का बड़ा रूप। जो जनपद होता है, जनपद से विकसित। महाजनपद किससे विकसित हुए थे भाई, जनपद से विकसित हुए थे, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, तो मगध सबसे बड़ा महाजनपद माना जाता है। एक ऐसा महाजनपद जो सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा, ठीक है, क्योंकि इसी महाजनपद से पूरे भारत का साम्राज्य चलता था। अगर बात करें मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मगध महाजनपद को सबसे शक्तिशाली क्यों माना गया है, तो यही पॉइंट मैं आपको यहाँ बताऊंगा। पहला कारण तो यह था कि यहाँ के जो जंगल थे, मगध के जो जंगल थे, यहाँ पर हाथियों की संख्या काफी ज्यादा थी। आप कहोगे सर ये कैसी ताकत हुई कि जंगल में हाथी ज्यादा है तो मगध बहुत शक्तिशाली, क्योंकि भाई हाथी जो थे वहां की सेना में सबसे बड़ी भूमिका निभाते थे, तो जंगलों में हाथी की संख्या काफी ज्यादा थी। इसके अलावा यहाँ पर खाद्यान्न ज्यादा थी, जो खदान होती है ना, लोहे की खदान, वो बहुत काफी संख्या में थी। इसके अलावा यहाँ पर गंगा नदी थी, गंगा नदी जिसके माध्यम से क्या होता था, सिंचाई अच्छे से हो पाती थी, और सिंचाई के साथ साथ आवागमन भी हो पाता था। कहाँ पर, मैं मगध की बात कर रहा हूँ, आवागमन अच्छे से हो पाता था। डी की बात करें तो इसकी राजधानी वो शक्तिशाली थी, मगध की जो राजधानी थी वो बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए मगध अपने आप में शक्तिशाली बन गया। अगर आपसे पेपर में पूछे कि इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी में आप बता सकते हैं, एक तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो अशोक ने बनाई थी, जिसे आज के समय में पटना कहते हैं, जो किसके किनारे थी, कौन सी नदी के किनारे थी, ये एक नदी के किनारे थी, और इस नदी का नाम क्या है मेरे भाई, गंगा। गंगा हमारी जो सबसे पवित्र नदी है। उससे पहले पाटलिपुत्र तो ये तो नई राजधानी बनी थी पाटलिपुत्र, लेकिन जो पुरानी राजधानी थी उसे राजगाह कहते थे। उसे क्या कहते थे, राजगाह। राजगाह जिसे आज के समय में राजगीर कहते हैं, है ना, जिसका मतलब होता है राजाओं का घर। जिसका मतलब क्या होता है, राजाओं का घर। तो ये कुछ राजधानियां थी। इसके अलावा अगर मगध की बात करें तो मगध में बहुत ज्यादा शक्तिशाली क्या हुए, मगध के बहुत ज्यादा शक्तिशाली सम्राट हुए, तो इसलिए मगध को सबसे क्या माना जाता है, ताकतवर माना जाता है। जैसे कुछ सम्राट का नाम मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे सम्राट अशोक हो गया आपका, इसके अलावा आपका हो गया अजातशत्रु। अजातशत्रु ये भी क्या था,
इसका शक्तिशाली था। इसके अलावा बिंबिसार, आपने सुना होगा, बिंबिसार का नाम सुना होगा, बिंबिसार भी यहीं से था और महापद्म नंद भी यहीं से था। तो उम्मीद है आपको महाजनपद से संबंधित एक और क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्यों मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। यहाँ पर जंगल में हाथी ज्यादा थे, खाद्यान्न थी लोहे की, इसलिए धातुओं की कमी नहीं थी, गंगा नदी के किनारे स्थित था तो सिंचाई के साधन मिल जाते थे, आवागमन का रास्ता सुगम हो जाता था, राजधानी शक्तिशाली थी। पहले राजधानी पाटलिपुत्र, पहले राजधानी राजगाह थी, फिर बाद में राजधानी क्या बनाई गई, पाटलिपुत्र बनाई गई। इसके अलावा सबसे बड़ा महाजनपद इसे माना जाता था और जनपदों से विकसित हुए थे क्या, 16 के 16 हमारे महाजनपद। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई। तो 16 के 16 महाजनपद मैंने आपको दिखा रखे हैं, उम्मीद है आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये महाजनपद मुझे जो 16 के 16 महाजनपद एकदम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, मैं इनके बारे में आपको देखिए 16 के 16 महाजनपद में इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं, तो इसलिए क्लास थोड़ी सी लंबी चलने वाली है। सबसे पहला महाजनपद आपको दिखाई दे रहा होगा, दैट इज क्या, काशी। काशी, काशी तो आपने सुना ही होगा काशी के बारे में, काशी महाजनपद सबसे पहला है। काशी के बाद कौशल, कौशल के बाद अंग प्रदेश, फिर मगध साम्राज्य, फिर वज्जी, फिर मल्ल प्रदेश, फिर चेदी, फिर वत्स, फिर कुरु, पांचाल, और ये हो गया मत्स्य देश, फिर आ गया सूरसेन देश, अशक, अवंती, गंधार और कंबोज। अब इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो महाभारत में भी हमने सुने, जैसे फॉर एग्जांपल अंग प्रदेश। अंग प्रदेश याद है आपको कि जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने कर्ण को एक गिफ्ट में क्या दिया था, एक राज्य दिया था, वो अंग प्रदेश था, इसलिए अंगराज कर्ण। आपने एक वर्ड सुना होगा अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण यानी अंग का राजा कौन, कर्ण। तो अंगराज कर्ण जो था ये अंग प्रदेश से था। और मगध की बात करें तो आधुनिक बिहार है, यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कुछ बातें तो यही बता रहा हूँ। वज्जी के बारे में मैंने आपको बताया, वज्जी क्या था, एक संघ था, यहाँ पर लोगों का शासन था। इसके अलावा कुरु राष्ट्र आपने सुना होगा, पांडव और कौरव कुरु राष्ट्र से ही थे, कुरु राष्ट्र का तो राजा था धृतराष्ट्र, ठीक है, तो कुरु राष्ट्र। पांचाल की पांचाली थी, द्रौपदी का नाम सुना आपने, द्रौपदी का दूसरा नाम क्या है, पांचाली, वो पांचाल देश से ही थी। महाभारत का समय है ये। इसके अलावा मत्स्य देश से कौन थी, मत्स्य देश से माता सत्यवती, जिनकी शादी किससे हुई थी, माता सत्यवती की शादी किससे हुई थी, याद करो, जहां से ये महाभारत शुरू होती है उससे ही हुई थी, महाराज शांतनु से। और महाराज शांतनु का ही तो पोता था कौन, धृतराष्ट्र, और उन्हीं के पड़पोते कौन थे, महाराज शांतनु के पड़पोते थे कौन, हमारे पांडव। तो वहां से जो मत्स्य देश की राजधानी वो थी, रानी थी कौन, राजकुमारी थी सत्यवती, वहां से कहानी शुरू होती है। इसके अलावा आपने गांधार सुना होगा, गांधार की गांधारी थी धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माता। गांधारी कहां से थी, गांधार से। तुम कहोगे सर आपने तो बता दिया कि किस तरीके से महाभारत से कनेक्ट है 16 के 16 महाजनपद। अब ब्रीफ में 16 के 16 महाजनपद को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले काशी से शुरू करते हैं। भाई इसे नोट करते हुए चलना, जो जो पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा ना आपके लिए, आप एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। एक एक पॉइंट, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, चीजों को समझने की आप कोशिश करना, आप एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको पूरा नहीं लिखना है, याद रखिए जो जो मैं आपको बताऊंगा केवल उतना लिखना है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट इन पर टिप्पणी का क्वेश्चन आता है। कैसा क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपसे कहेगा टिप्पणी लिखो। क्या लिखो मेरे भाई, टिप्पणी लिखो, डायरेक्ट कहेगा टिप्पणी का क्वेश्चन आता है, टिप्पणी लिख दो। देखो पहला महाजनपद है आपका काशी। पहला महाजनपद क्या है, काशी। 16 महाजनपदों में काशी आरंभ में सबसे शक्तिशाली होता था। शुरुआत में सबसे शक्तिशाली महाजनपद किसे माना गया था, काशी को। एक पॉइंट ये लिख लेना, सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। आज के वाराणसी जिले में है ये। आज कहाँ है, वाराणसी जिले में। वाराणसी जिसे हम आज के समय में क्या कहते हैं, बनारस कहते हैं। तो बनारस के पास है हमारा काशी। वाली पिक्चर देखिए सन्नी देओल की घातक, तो घातक में वो कहता है काशी, तो बनारस से ही तो बताया काशी सन्नी देओल, तो वही वाली बात है, याद रहेगी आपको। इसके अलावा इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी को कहते थे। वाराणसी यानी बनारस इस महाजनपद की क्या होती थी, राजधानी होती थी। जिसे आप बनारस कहते हो, वाराणसी कहते हो, वही इसकी राजधानी हुआ करती थी। और ये राजधानी कहाँ पर थी, गंगा नदी और गोमती नदी जहां पर मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल इधर से गंगा नदी आ रही है, इधर से गोमती नदी आ रही है, और यहाँ पर ये राजधानी थी जिसे हम कहते हैं क्या, बनारस। आपको पता है ना, गंगा और गोमती नदी के कॉम्बिनेशन पर, संगम पर इसकी राजधानी स्थित थी। और भारत का सबसे मुख्य शहर आज के समय में इसे बताया जाता है बनारस को। बनारस को क्या बताया जाता है, हमारे भारत का धार्मिक स्थल भी हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है काशी के बारे में आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आप इसे कर लेंगे नोट, या फिर आप इसे कर लेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और काशी के बारे में 4-5 पॉइंट बना के आप लिख लेंगे अपनी। चलिए, एक महाजनपद आपको क्लियर होता है। दूसरा महाजनपद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। दूसरे महाजनपद की अगर बात करें, दैट इज कौशल। कौशल की बात करें तो कौशल महाजनपद पहली बात तो था कहां पर, भारत के पश्चिमी इलाके में था और गोमती नदी के किनारे था। कहां पर था, गोमती नदी के किनारे था। इसके पूर्व में क्या थी, सदनीर नदी थी। पूर्व में क्या थी, सदनीर नदी बहती थी।
देखो लोकेशन बता रहा हूं मैं आपको, जो इसे विधेय जनपद से अलग करती थी। इसके साथ में एक विधेय जनपद भी था, विधेय जनपद मैंने बताया था, ये जनपद ही थे जो बाद में 16 महाजनपदों में कन्वर्ट हुए, लेकिन कुछ जनपद तब भी विद्यमान थे जब महाजनपद विकसित हो चुके थे। तो विधेय जनपद बिल्कुल कौशल के पास था। इसके उत्तर में नेपाल की पहाड़ियां थी, उत्तर में क्या था, नेपाल था, और दक्षिण में क्या था भाई साहब, ये सह नदी का नदी, कौन सी नदी, सह नदी का नदी थी। साहित्य ये बताते हैं कि कौशल का उदय कई छोटी छोटी इकाइयों और वंशों के साथ हुआ था। यानी जो साहित्य जो है ये बताता है, इतिहास ये बताता है कि जो कौशल प्रदेश था, इसका जो कह सकते हैं इसका जो विकास हुआ था, इसका जो जन्म हुआ था, वो छोटे छोटे जनपदों से मिलकर कॉम्बिनेशन से हुआ था। याद रहेगी इतनी सी बात, तो ये आपको याद रखना है कौशल के बारे में। मेन बातें मैंने आपको कौशल देश के बारे में भी बता दी। डन, चलिए आगे बढ़ते, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं अंग प्रदेश की, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो इसका संबंध सीधा महाभारत से भी है। किससे है, महाभारत से भी मैंने आपको बता दिया। और किससे संबंध है इसका, अंगराजकरण से इसका संबंध है। अंग की बात करें, अगर अंग प्रदेश की बात करें, तो जो जो पॉइंट मैं हाईलाइट करने के लिए आपको बताऊंगा वही आपको पढ़ने हैं। आप कहोगे तो मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूं, हाईलाइटर लो भाई, सर हाईलाइट ही कर दो ना आप, येलो से, येलो से हाईलाइट कर दूं। देखो पहला, दक्षिण बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में शामिल थे। इसमें क्या है, पहली बात तो अंग प्रदेश कहां पे था, जो हमारा अंगोत्तरी, ये तो दिखेगा ही नहीं, तुम नॉर्मल सी कर लो। तो कहां पर था ये आपको याद रखना है, ये था आपका दक्षिण बिहार में। अंग प्रदेश कहां था, दक्षिण बिहार में। भागलपुर और मुंगेर जिला जो है बिहार का, इन दोनों से मिलकर बना था हमारा कौन सा प्रदेश, अंग प्रदेश। तो यानी बिहार का जो भागलपुर जिला है और मुंगेर जिला है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा अंग महाजनपद बना था। ये हमारा तीसरा महाजनपद है। संभव है कि इसका विस्तार उत्तर की कोशी नदी तक था। कहां तक था इसका विस्तार, कोशी नदी तक था, जो बिहार में बहती है। इसके अलावा पूर्णिया जिला के कुछ भाग भी इसमें शामिल थे। राजमहल की पहाड़ियां इसके पश्चिम में स्थित थी। राजमहल की पहाड़ियां जो पश्चिम बंगाल में है वो इसके पश्चिम में स्थित थी, क्योंकि आपको पता ही है कि बिहार के पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, और उसी से सटके बांग्लादेश से सटके हमारी राजमहल की पहाड़ियां बनती हैं। उन्हीं पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित हमारा अंग की राजधानी की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंग प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो आप नोट कर लेंगे, अंग प्रदेश की राजधानी थी आपकी क्या, चंपा। चंपा थी अंग प्रदेश की राजधानी, और गंगा और चंपा नदी के संगम पर यह स्थित था। देखिए ज्यादातर महाजनपदों की खास बात यह कौन सी नदी के किनारे थे, तो ये देखो गंगा और चंपा नदी के किनारे था, इसलिए इसकी राजधानी भी क्या बन गई, चंपा इसकी राजधानी बन गई। चंपा 6ठी शताब्दी बीसी के आसपास, चंपा जो था 6ठी शताब्दी बीसी के आसपास क्या था, व्यापारी वर्ग का मुख्य क्या था, केंद्र था। अंग को मगध ने हड़प लिया था। बाद में अंग प्रदेश को किसने हड़प लिया था, मगध ने हड़प लिया था। और भागलपुर के आसपास जब चंपा में खुदाई हुई थी, तो वहां पर काले पोलिश किए हुए क्या मिले थे, मृदभांड मिले थे। तो जब बाद में यहाँ पर चंपा में खुदाई हुई, तो वहां पर क्या मिले, कुछ पोलिश किए हुए मिट्टी के बर्तन भी हमें देखने को मिले थे। तो उम्मीद है इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। और महाजन पदों की जो क्लास में आपके लिए लेके आया हूं, इस क्लास को आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, और मेरी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी। अगले महाजनपद पर चलते हैं, ब्रीफ में हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चौथा महाजनपद है हमारा मगध। मगध जो था दक्षिणी बिहार को कहते थे मगध। आज के समय में पटना जो है इसकी राजधानी है। जैसे बिहार की राजधानी पटना, उस समय पाटलिपुत्र थी, मैं आपको बता चुका हूं। उत्तर पश्चिम में बात करें तो सोन और गंगा नदियों के पास था। सोन नदी और गंगा नदी मगध से बहती थी। छोटा नागपुर के पठार तक मगध फैला हुआ था। कहां तक, छोटे नागपुर के पठार तक ये फैला हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें तो पहले इसकी राजधानी क्या थी, ये थी राजगृह। राजगृह पहले इसकी राजधानी कहलाती थी, और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जो मगध था हमारा, जो मगध की राजधानी थी राजगृह, ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई जगह थी। इतनी बात आपको याद रहेगी। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि मौर्य साम्राज्य जो स्थापित हुआ था वो मगध में ही हुआ था। मगध के 3 वंशों के नाम आप जरूर लिख के आना। एक तो मौर्य वंश, एक कौन सा आपका नंद वंश, और इसके अलावा आप लिख के आना शुंग वंश। चाहे और कोई वंश आप लिख के आना, चाहे मत लिख के आना, पर ये तीनों वंश इंपॉर्टेंट है जो मगध पर शासन करके गए हैं। और याद रखिए इसको किलेबंद किया गया था, और इसकी किलेबंदी ही सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे पुरानी किलेबंदी अगर कहीं मिलती है तो सबसे पुरानी किलेबंदी कहाँ मिलती है आपको, मगध में। आप कहोगे किलेबंदी क्या होता है सर, जब पूरे मगध को बाउंड्री से घेरा गया था सुरक्षा के लिए, जब पूरे मगध को सुरक्षा के लिए बाउंड्री से घेरा गया था तो उसे किलेबंदी कहते हैं। अगले की बात करते हैं वज्जी की। वज्जी की बात करें तो बिहार के वैशाली में पड़ता है। बिहार के वैशाली जिले के आसपास वज्जी की बात होती है, और वज्जी का मीनिंग होता है पशुपालक समुदाय। वज्जी का मतलब क्या होता है, पशुपालक समुदाय। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। डन। इसके अलावा गंगा के उत्तर पश्चिम में स्थित था। कहां पे था, उत्तर में स्थित था। वज्जी कहां पर है, गंगा नदी के पास। कहां पर मेरे भाई, गंगा नदी के पास था हमारा वज्जी महाजनपद।
यह महाजनपद जो है उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। और अगर बात करें तो गंडक जो नदी है, जो कि गंगा की एक सहायक नदी भी है, उस तक वो क्या करती थी, कौशल से इसे अलग करती थी। यानी कि एक बात हमें समझ में आ गई कि जो कौशल महाजनपद था और जो कौन सा वज्जी महाजनपद था, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी थी, ये गंडक नदी थी जो इन दोनों को अलग करती थी। ठीक है, इसके अलावा महाजनपदों के विपरीत जो वज्जी था, यहाँ पर एक संगठन था, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि वज्जी को गण संघ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गण संघ भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, एक तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी थी, यहाँ पर क्या था, लोकतंत्र था। ये बात आपको याद रखनी है मेरे भाई। उम्मीद है आपको ये 5 महाजनपद समझ में आ गए होंगे। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले महाजनपद की तरफ। छठा महाजनपद जो है हमारा, दैट इज मल्ल प्रदेश। क्या कहते हैं उसको, मल्ल प्रदेश कहते हैं। मल्ल जो था यहाँ पर एक क्षत्रिय वंश था। यहाँ पर एक क्या था, मल्ल प्रदेश का नाम किस पर पड़ा, यहाँ के एक क्षत्रिय वंश के नाम पर पड़ा। यहाँ पे एक क्षत्रिय वंश था, इसे मल्ल वंश कहते थे, उसी क्षत्रिय वंश के नाम पर यहाँ पर क्या पड़ा, मल्ल इसका नाम पड़ा। यह भी एक गण संघ था। देखो खास बात, यहाँ पर भी क्या था, ओलिगार्की था। यहाँ पर भी क्या था, ओलिगार्की था। ओलिगार्की मैंने आपको बताया था ना, ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, ओलिगार्की का मतलब होता है समूह शासन, लोगों का शासन। इस वंश की विभिन्न शाखाएं थी। इसका मूल स्थान कुशीनगर था। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने क्या की थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, कुशीनगर महात्मा बुद्ध से किस प्रकार संबंधित है। कुशीनगर में जाकर क्या हुआ था, इसका मूल स्थान था। और कुशीनगर जो है गोरखपुर जिले के पास है। तो मल्ल प्रदेश आपको समझ में आया। 2 बातें मल्ल प्रदेश के बारे में आपको याद रखनी है। मल्ल यानी कि एक ऐसा वंश जो मल्ल वंश था, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा मल्ल प्रदेश, और यहाँ पर लोगों का शासन था, इसलिए इसे मल्ल गण संघ भी कहते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई हो तो अगले उसके पास चलते हैं, महाजनपद के पास। 7वां महाजनपद है आपका चेदी। चेदी महाजनपद की बात करें तो इसे आज के समय में हम क्या कहते हैं, ये बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में स्थित है। आज के समय बुंदेलखंड का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। बुंदेलखंड कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में चेदी पड़ता था हमारा। इसका विस्तार मालवा से लेकर और उसके पूरे पठारी क्षेत्र तक था। तो मालवा पठार में इसका क्या था, विस्तार था चेदी का। कृष्ण का प्रसिद्ध शत्रु जो था शिशुपाल, आपको पता ही होगा, शिशुपाल को 100 गलतियां माफ करने का वरदान दिया था किसने, कृष्ण भगवान ने, और 100वीं गलती पर उसका चक्र से गला काट दिया था कृष्ण भगवान ने। तो शिशुपाल कहां से था, चेदियों के शासक था। याद रखिए, चेदी वंश से ही था हमारा कौन, शिशुपाल, और चेदी वंश से ही ये कहानी जुड़ जाती है, कौन सी, कृष्ण लीला वाली। तो याद रखिए, जो कृष्ण लीला हुई है वो चेदी वंश के शासकों के साथ ही जोड़कर दिखाई जाती है। इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई हो तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर आता है हमारा वत्स देश, आप इसे कहेंगे वत्स देश। वत्स देश की बात करें तो वत्स जो है, जिसकी राजधानी थी कौसंबी। कौसंबी कोई महाजनपद नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये वत्स की राजधानी है। ये क्या है, वत्स की राजधानी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली केंद्र हुआ करता था। तो 3 केंद्र ऐसे मैंने अभी आपको बताए, एक तो कौन सा, मगध बताया था, एक अभी वत्स बताया, और इससे पहले एक सबसे शुरू में जो आपको बताया था मैंने, वो सबसे शक्तिशाली था, जो पहला था। जाकर रिवाइंड करके देखो, सबसे पहला जो बताया था वो भी सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। अब बात करते हैं कुरु राष्ट्र की। कुरु राष्ट्र की बात करें तो आपको पता होगा यहाँ के 2 मुख्य वंश कौन थे, एक तो पांडव थे और दूसरे कौन थे, कौरव थे। और कौरवों की बात करें तो कौरव का जो राजा था वो था धृतराष्ट्र। कौन था, धृतराष्ट्र। और कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे हम महाभारत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, महाभारत कहते हैं। वो कुरु राष्ट्र से ही संबंधित है। ऐसा विश्वास है कि कुरु के राजा जो थे युधिष्ठिर थे, उसके परिवार से संबंध रखता है। याद रखिए, ऐसा माना जाता है कि कुरु राष्ट्र का संबंध उसी कुरु राष्ट्र से है जो महाभारत में इसका डिस्कशन किया गया है। महाभारत में कुरु राज्य का आपने नाम सुना होगा, वही कुरु राष्ट्र आज का कुरु महाजनपद कहलाता है। अगर पांचाल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि महाभारत की जो द्रौपदी थी, द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था, द्रौपदी का दूसरा नाम पांचाली भी था, आपने सुना होगा, क्योंकि वो पांचाल की राजकुमारी थी। महाराज द्रुपद, यहाँ का जो राजा होता था वो कौन था, द्रुपद था। महाराज द्रुपद जो था उसकी पुत्री थी पांचाली। पांचाल महाजनपद जो है ये कहां पर है, रुहेलखंड के आसपास है और मध्य दो आपके कुछ क्षेत्रों में है। मोटे तौर पर बरेली, पीलीभीत, बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़, इन सबके मिलाकर बना हुआ था क्या, हमारा पांचाल। तो ये जो आपका बुलंदशहर है, अलीगढ़ है, बदायूं है, बरेली है, पीलीभीत है, इन सबको मिलाकर बना था हमारा पांचाल। प्राचीन ग्रंथों में पांचाल के 2 वंश दिखाए गए हैं, एक तो उत्तर पांचाल और एक दक्षिण पांचाल। यानी पांचाल वंश को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो उत्तर पांचाल, एक दक्षिण पांचाल। और याद रखना, भागीरथी नदी क्या करती है, इसे दूसरे महाजनपदों से अलग करती है। यानी इसके आसपास कौन सी नदी बहती है, भागीरथी नदी। आप कहोगे सर हर महाजनपद के आसपास कोई नदी क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि कारण ये, नदी अगर होगी तो वहां पे सिंचाई के साधन होंगे, खेती अच्छे से हो पाएगी और तभी वहां पर रहन सहन और बसावट हो पाएगी। बिना पानी के बसावट होना बहुत ज्यादा टफ काम हो जाता है। अगले की बात करते हैं मत्स्य देश। मत्स्य देश की बात करें तो मत्स्य देश के 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि मत्स्य देश कहां पर था, राजस्थान में स्थित था। और राजस्थान का 2 इलाके आपने सुने होंगे, जयपुर और भरतपुर।
दो नहीं बल्कि 3 इसने इंक्लूड कर रखे हैं। कौन कौन से? जयपुर, भरतपुर और अलवर क्षेत्र हमारा कौन सा होता था महाजनपद? मत्स्य देश होता था। उनकी राजधानी क्या थी? उनकी राजधानी थी विराटनगर। तो मत्स्य देश की राजधानी क्या थी? विराटनगर। पांडवों को छिपने के लिए, याद रखिए, पांडव कहां छिपे थे? मत्स्य देश में छिपे थे। जब उन्हें 12 साल का क्या मिला था? अज्ञातवास मिला था। तो उस अज्ञातवास के दौरान वो कहां छुपे थे? पांडव यही छिपे थे अपने, कहां पर? मत्स्य देश में। यह क्षेत्र पालन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। यहाँ पर पशुपालन बहुत ज्यादा होता था। और महाभारत कथा में भी जब कौरवों ने विराट पर आक्रमण किया था तो वे मवेशियों को हाँक कर रहे थे। याद रखिए, महाभारत में भी दिखाया गया है कि जब दुर्योधन ने उनको छुपे हुए को, पांडवों को ढूंढ लिया था, तो उन्होंने किस हालत में ढूंढा था आपको पता है? वो वहां पर भेड़ बकरियां चरा रहे थे। कौन? पांडव। इसके अलावा स्थायी कृषि पर आधारित था, यहाँ पर स्थायी खेती होती थी। और मगध साम्राज्य ने इसको भी अपने अंदर क्या कर लिया था? मिला लिया था। यानी मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि हर महाजनपद को उसने अपने अंदर मिला लिया था एक समय पर। उसके बाद आता सूरसेन। सूरसेन की बात करें तो इसकी राजधानी यमुना तट पर स्थित मथुरा थी। तो मथुरा जो थी किसकी राजधानी थी? सूरसेन की थी। चाहे महाभारत हो चाहे पुराण हो, वहां पर मथुरा के शासक जो कंस था, है ना, मथुरा का शासक, वंश लिख रखा है, वंश नहीं कंस, जो मथुरा का शासक था कंस, है ना, उसे क्या कहा गया है? यदु वंश कहा गया है। कौन सा? यदु। यदु जो वंश था, यदु वंश कहाँ का माना जाता है? मथुरा का माना जाता है। यादव वंश जिसे हम कहते हैं, ये यादव वंश जो था कई छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था। जैसे कुछ इसमें अंधक यादव होते थे, वृषि और महाभोज। इनकी राज्य व्यवस्था संघ व्यवस्था थी, यानी कुल मिलाकर यहाँ पे क्या थी? डेमोक्रेसी थी। तो आप खुद देख लेना कहाँ कहाँ पर डेमोक्रेसी थी, कहाँ कहाँ पर ओलिगार्की थी। तो याद रखिए, ये जो है आपका कौन सा? सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। और मथुरा का जो वंश था वो था यादव वंश। और यादव वंश से हमारे कौन थे? कृष्ण भगवान। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब लास्ट के 4 बच रहे हैं। अगर हम बात करें 13 महाजनपद की, तो इसके बारे में याद रखना कि महाराष्ट्र में कहां पर था? ये महाराष्ट्र में था, जिसका नाम है अस्सक। और किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे ये था। पैठन को अस्सकों की राजधानी कहते हैं। राजधानी का नाम क्या है? पैठन। पैठन क्या थी भाई? अस्सक की राजधानी थी पैठन। ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा प्रतिष्ठान को उत्तरी शहरों से जोड़ता है। याद रखना, अस्सकों के जो राजा होते थे वो ये कहते हैं कि अभी तक भी पूरी तरीके से इनके राजाओं की जानकारी नहीं मिली। इतिहासकारों ने पूरी कोशिश करी है कि अस्सक वंश की कोई जानकारी हमें मिल जाए, लेकिन अस्सक पर किस वंश का शासन था ये बात अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर बात करें अवंती की, तो अवंती जो था ये भी सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। तो टोटल 4 शक्तिशाली महाजनपद हो गए आपके। मगध हो गया आपका, अवंती हो गया, और 2 पहले मैंने आपको बताए थे। इस राज्य का जो मुख्य क्षेत्र है वो कहां पर है? मुख्यतः मध्य प्रदेश में। और कहां पर? उज्जैन जिले में। तो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन जिला है वो पहले अवंती महाजनपद हुआ करता था। पहले कौन सा महाजनपद हुआ करता था? अवंती महाजनपद हुआ करता था। ये बात आपको याद रखनी है। और नर्मदा नदी तक ये फैला हुआ था। तो 2 नदियां कौन कौन सी आई यहाँ पर? एक तो नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, और मुख्य क्षेत्र मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से इसका शुरू होता है। उज्जैन में जाते हो ना घूमने, एक धार्मिक स्थल आज के समय उज्जैन। लास्ट के 2 महाजनपदों पर बात करते हैं। गांधार। गांधार के बारे में 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये उत्तर पश्चिम में स्थित था। कहां पर स्थित था? भारत के उत्तर पश्चिम, जहां पर आपको आज के समय पाकिस्तान अफगानिस्तान दिखाई देते हैं। काबुल, काबुल तो आपको पता ही है अफगानिस्तान की राजधानी हो गई। और रावलपिंडी, इन दोनों के बीच में क्षेत्र स्थित था। काबुल और रावलपिंडी के बीच में था। इसके अलावा संभव है कि इसमें कश्मीर का कुछ हिस्सा भी शामिल था, यानी कश्मीर भी इसका पार्ट हुआ करता था पहले। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं आपको जो इंपॉर्टेंट है यहाँ की, कि ब्राह्मणीय और बौद्ध परंपरा की शुरुआत भी लगभग यहीं से मानी जाती है। जो ब्राह्मणीय परंपरा और बौद्ध परंपरा वो यहीं से शुरू हुई थी। कहां से? गांधार से। बात करते हैं लास्ट महाजनपद कंबोज की। कंबोज जो है वो गांधार के पास ही था, यानी दोनों बिल्कुल एडजेसेंट थे, एक दूसरे के पास थे। और किस क्षेत्र में? पुंछ क्षेत्र में स्थित था, जो कि हमारे उत्तर भारत में देखने को मिलता है। इसके अलावा कंबोजों को ब्राह्मणीय ग्रंथों में असभ्य लोग कहा गया है। क्या कहा गया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंबोज में रहने वाले लोग थे ये पूरी तरीके से असभ्य लोग थे। असभ्य मतलब ये आदिवासी वाली जिंदगी जीते थे। कैसी जिंदगी? आदिवासी वाली जिंदगी जीते थे। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। इतनी बात आपको याद रखनी है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें कहीं कहीं ये दिखाया गया कि ये कृषक, चरवाहा और व्यापारी वर्ग हुआ करता था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये लोग पूरी तरीके से क्या होते थे मेरे भाई? पूरी तरीके से असभ्य माने गए। तो उम्मीद है 16 महाजनपदों की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे देंगे विदा। फिर मैं आपकी अगली क्लास लूंगा। हो सकता है आप शाम को क्लास लूँ, क्योंकि मैं भी भाई थक चुका हूँ। अब शाम को हम क्लास लेंगे, रेस्ट कीजिए आप दोपहर में। शाम को आपकी क्लास लेंगे बच्चे कुछ सब्जेक्ट की, और कोशिश करेंगे बच्चे की क्लास की कल सुबह लें। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं आपके एग्जाम की। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।